वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्कोलियोडॉन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्कोलियोडॉन की मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। स्कोलियोडॉन का अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ें तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में 5 पेयर्स ऑफ गिल्स मौजूद होते हैं। 5 जोड़ा गिल्स यहाँ पर मौजूद होंगे, विच आर इन द फॉर्म ऑफ गिल पाउचेज सिचुएटेड इन द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स बिहाइंड द हायोइड एंड सक्सेसिव ब्रैंकियल आर्चेज। और ये जो गिल्स हैं ये गिल पाउचेज या ब्रैंकियल पाउचेज के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। गिल पाउचेज आर कंप्रेस्ड एंटेरो पोस्टीरियरली एंड ओपन ऑन वन हैंड इनटू द फेरिंग्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रैंकियल पाउचेज हैं एक तरफ तो किस में खुल रहे हैं, यहाँ पर ये फेरिंग्स के अंदर खुल रहे हैं बाई लार्ज इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर। लार्ज इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर के द्वारा एक तरफ तो ये फेरिंग्स में खुल रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर की ओर अगर आप देखें तो नैरो ब्रैंकियल एक्सटर्नल अपर्चर के रूप में बाहर की ओर ये गिल पाउचेज यहाँ पर खुल रहे हैं। एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर इज ऑल्सो नोन एज गिल क्लेफ्ट्स और गिल स्लिट्स। जो बाहर की ओर है, आप ये देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स बाहर की ओर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सटर्नल गिल अपर्चर्स हैं, जिनको गिल क्लेफ्ट या गिल स्लिट्स भी कहा जाता है। गिल पाउचेज आर सेपरेटेड बाई फाइब्रोमस्कुलर पार्टीशन द इंटरब्रैंकियल सेप्टा। जो ये गिल पाउचेज हैं, गिल पाउचेज आपस में किससे, इंटरब्रैंकियल सेप्टा, ये जो आप देख रहे हैं ये सेप्टा, इंटरब्रैंकियल सेप्टा के द्वारा ये गिल पाउचेज यहाँ पर अलग अलग होते हैं। फेरेंजियल पार्ट ऑफ सेप्टम इज सपोर्टेड बाय ब्रैंकियल आर्क और गिल बार्स। जो फेरेंजियल पार्ट है सेप्टम का, ये आपको यहाँ पे ये सेप्टम नज़र आ रहा है और इसका जो फेरेंजियल पार्ट है वो गिल आर्क, ये देखिए ये डायग्राम है, ये है गिल आर्क के द्वारा सपोर्टेड होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ब्रैंकियल आर्क। और ब्रैंकियल आर्क के पोस्टीरियर मार्जिन में ये मौजूद होता है। द सेप्टम कंटेन्स नर्व एंडिंग्स एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ जो ये सेप्टम है, जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम, ये जो सेप्टम है इसके अंदर क्या होगा, नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं और ब्लड वेसल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईच गिल पाउचेज थ्रोन इनटू ए सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स द ब्रैंकियल लेमेला और गिल लेमेला। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी, जो गिल पाउचेज, आपको ये गिल पाउचेज नज़र आ रहे हैं, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किस में, ब्रैंकियल लेमेला, ये या गिल लेमेला, ये गिल लेमेला, ये देखिए आप, ये गिल लेमेला के रूप में म्यूकस लाइनिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स के रूप में यहाँ पर मौजूद होती है। ईच गिल पाउच दस हैज़ 2 सेट्स ऑफ गिल लेमेला एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहाँ पर ऊपर नीचे अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ गिल लेमेला होंगे। ये तो हो गया एंटीरियर गिल लेमेला और दिस इज पोस्टीरियर गिल लेमेला। Each set form a demibranch or hemibranch, half gill, but the 2 hemibranch with a septum, branchial arc and branchial rays constitute a hollow branch, या इसको कहा जाता है complete gill। यानी कि ये आप देखिए, ये फर्स्ट hollow branch हो गया और ये दोनों मिलके ये complete अगर आप कर लेते हैं तो ये complete gill का फॉर्मेशन यहाँ पर दोनों को मिला के, ये दोनों मिला के कंप्लीट गिल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है और जिसको हॉलो ब्रंक कहा जाता है या कंप्लीट गिल कहा जाता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईच गिल पाउच थ्रोन इनटू ए सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स द ब्रैंकियल गिल लेमेला। जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में भी बताया था कि दोनों तरफ यहाँ पे क्या मौजूद होती है, ये गिल लेमेला एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन पे मौजूद होती है और 2 हेमी ब्रैंक मिलके क्या बनाते हैं, एक हॉलो ब्रंक बना लेते हैं और ये हॉलो ब्रंक क्या कहलाया, या इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट गिल कहा जाता है। द पोस्टीरियर हेमी ब्रैंक और ईच हॉलो ब्रंक इज लार्जर देन एंटीरियर। जो पोस्टीरियर हेमी ब्रैंक होगा हमेशा, जो पीछे वाला पोस्टीरियर हेमी ब्रैंक होगा वो हमेशा हॉलो ब्रंक से कंपैरेटिवली बड़ा होगा। Scoliodon possess 4 holobranchs and
ए हेमी ब्रैंक। स्कोलियोडोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 तो उसमें क्या होता है, होलो ब्रैंक प्रेजेंट होते हैं और एक हेमी ब्रैंक प्रेजेंट होता है। ये आप देखेंगे तो ये है फर्स्ट होलो ब्रैंक और ये कहलाता है हेमी ब्रैंक, जो जस्ट हाइओडियन हेमी ब्रैंक जो उसके हाइओड आर्क के जस्ट पीछे होता है। ईच ऑफ द फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्चेज supports a hollow branch, but the last or fifth branchial arch is a branch without gill lamella। जो फर्स्ट लास्ट और जो फिफ्थ है उसमें क्या होगा, गिल लैमेला का अभाव होता है। There is a pair of spiracles on either side between the mandibular and hyoid arches। यहाँ पे एक जोड़ा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक जोड़ा स्पायरिकल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं ऑन आइदर एंड साइड ऑफ बिटवीन द मैंडिबुलर एंड hyoid arches। ऑल्सो बियर्स ए वेस्टिजियल गिल पाउच विद नो गिल लैमेला। इसमें एक गिल पाउच होता है लेकिन गिल लैमेला का अभाव होता है। इज डिवाइड ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग बट ओपन्स इनटू द फेरिंग्स बाय एन एक्सट्रीमली स्मॉल अपर्चर। ये इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग का अभाव होता है बट ये फेरिंग्स में खुलता है, एक छोटे अपर्चर के द्वारा फेरिंग्स में खुलता है। द गिल लैमेला इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द ब्रैंकियल आर्क एंड एक्सटेंडिंग आउट फ्रीली। ये देखिए आप, ये है गिल लैमेला। तो ये जो गिल लैमेला है, ये गिल लैमेला क्या होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रैंकियल आर्क से अटैच्ड होते हैं और किसके द्वारा, एक्सटेंडिंग आउट फ्रीली, और फ्रीली बाहर खुलते हैं। इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड ब्लड कैपिलरीज। इसका चूँकि इसका काम रेस्पिरेशन का है तो ये ब्लड कैपिलरीज से रिचली सप्लाइड होती हैं गिल लैमेला। ईच कंटेन्स एन एक्सटेंसिव वर्क ऑफ sinusoids receiving blood from efferent branchial vessels। ये efferent branchial vessels से blood को रिसीव करती हैं and sending it back by the efferent branchial vessel, और इसको efferent branchial vessel से blood वापस चला जाता है। Each gill pouch, हर एक गिल पाउच, ये आप देख रहे हैं ये ब्रैंकियल पाउच है, हर एक पूरा का पूरा जो गिल पाउच है, ईच गिल पाउच इज सप्लाइड बाय एन एफरेंट ब्रैंकियल वेसल अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रल आयोटा। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स जो हैं वो जो कि वेंट्रल आयोटा से अराइज होती हैं, उससे ब्लड यहाँ पर सप्लाई होता है और साथ साथ ही ये कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम गिल पाउच से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो डोर्सल एओर्टा को पहुंचाया जाता है बाई इफरेंट ब्रैंकियल वेसल। इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के द्वारा वो डोर्सल एओर्टा को पहुंचाया जाता है। दस देयर आर 5 पेयर्स, यहाँ पे इसलिए 5 जोड़ा तो एफरेंट एंड 9 पेयर्स ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स पाई जाती हैं। The gill pouches are supplied by 5 pairs of branchial nerves arising from 9th and 10th cranial nerves। यहाँ पे गिल पाउचेज हैं वो उससे 5 जोड़ा ब्रैंकियल नर्व्स भी आती हैं जो 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स से बनी हुई उससे निकलती हैं। रेस्पिरेशन की अगर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, आप मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखें तो क्या होगा, एक कंटिन्यूस वाटर करंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के द्वारा एक कंटिन्यूस वाटर करंट यहाँ पर इसके अंदर बनता रहता है, ये उसके ब्रीदिंग मूवमेंट की वजह से। चूँकि हायोब्रैंकियल मसल्स के जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो बकल कैविटी की हायोब्रैंकियल मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा, जो बकल कैविटी का फ्लोर है वो रेज हो जाता है। Raise the floor of buccal cavity and maintain a continuous water supply। The process of respiration is completed into 2 steps। 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट इंस्पिरेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी इज़ लोअर डाउन by the contraction of hyobranchial muscles which increases its volume। हायोब्रैंकियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो बकल कैविटी का फ्लो है वो नीचे हो जाता है। उससे नीचे होने से क्या होगा, द माउथ ऑल्सो ओपन, माउथ खुल जाता है एंड वाटर रशेज इनटू फिल द कैविटी, और वाटर क्या है कैविटी में भर जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हायोब्रैंकियल muscles is followed by the expansion of gill arches and the
क्लोजिंग ऑफ एक्सटर्नल ब्रेंकियल ओपनिंग्स। अब क्या होगा, चूँकि जैसे ही हायो ब्रेंकियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो बकल कैविटी है वो नीचे हो जाती है, उससे माउथ खुल जाता है, पानी उसके अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ ही क्या होगा, जो गिल आर्चेज हैं वो क्या होंगी, वो उनका एक्सपेंशन हो जाता है और बाहर की ओर जो एक्सटर्नल ब्रेंकियल ओपनिंग्स हैं वो बंद हो जाती हैं। एक्सटर्नल ब्रेंकियल ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं और गिल आर्चेज जो हैं उनका एक्सपेंशन हो जाता है। अब क्या होगा, एक्सपिरेशन में अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द माउथ क्लोजेस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडक्टर मसल्स। अब एडक्टर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने से माउथ कैसा होगा, क्लोज हो जाता है। माउथ के क्लोज होते ही एंड द ब्रेंकियल आर्चेज कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द वाटर। अब उसके बाद जैसे ही माउथ क्लोज होगा, ब्रेंकियल आर्च जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही वाटर इनटू द गिल पाउचेज, और वाटर यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, गिल पाउचेज में आ जाता है। और गिल पाउचेज में आने के बाद चूँकि गिल पाउचेज में क्या है मौजूद हैं, यहाँ पे गिल लैमेला मौजूद हैं। गिल लैमेला में ब्लड कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं और वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर वाटर में निकाल दी जाती है एंड इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। और बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ बाहर निकाल दी जाती है। दस वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर्स द फेरिंग्स थ्रू माउथ एंड इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू गिल स्लिट्स। तो वाटर माउथ के थ्रू तो लगातार एंटर होता रहता है और गिल स्लिट्स के थ्रू सीधा बाहर निकलता रहता है। तो इसके साथ चूँकि बाहर से जो ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजन वाटर के साथ आ रही है वो अंदर आ जाती है और गिल पाउचेज़ में यहाँ पर चूँकि गिल लैमेला मौजूद हैं, उसमें ब्लड कैपिलरीज़ मौजूद हैं और उन ब्लड कैपिलरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। द ब्लड इन द फ्रेश वाटर करंट कंटेन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन which diffuses into the gill pouches and CO2 diffuses out into the water. The blood in the branchial capillaries of the gill lamella is separated from water by a thin membranous permeable walls and gets oxygenated while passing through the gill lamella. और जैसे ही वो गिल लैमेला से पास करते हैं होते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है मेम्ब्रेन परमेबल वॉल एंड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर स्कोलियोडॉन में रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ब्लड जब वाटर अंदर आता है तो उससे वाटर के साथ जब ब्लड कैपिलरीज़ में गिल लैमेला की ब्लड कैपिलरीज़ के कांटेक्ट में आता है, परमेबल कैपिलरीज़ के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से इसमें स्कोलियोडॉन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।